स्वागत है आपका पेट जीएस क्रैश कोर्स में। आज के टॉपिक में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह आपका पेट का मेन सिलेबस मौर्य साम्राज्य में यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इससे पिछली क्लास में आपने भारत के इतिहास के अंतर्गत इन चीज़ों को पढ़ लिया है। मौर्य साम्राज्य भारत में मौर्य साम्राज्य 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का कालखंड था। मौर्य साम्राज्य बुद्ध काल के जस्ट बाद की समय है। पेट के रूप में आपको मौर्य साम्राज्य से कुछ पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं। उस पुस्तक को आपको विशेष रूप से ध्यान कर लेना चाहिए। एक अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र नामक किताब को लिखा है, आप जानते होंगे इसके बारे में, कौटिल्य ने। और कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जानते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे ये पुस्तक अर्थशास्त्र की नहीं बल्कि राजनीति की पुस्तक है। पुस्तक का नाम भले अर्थशास्त्र लेकिन ये किस पर आधारित है, तो राजनीति पे है। दूसरी पुस्तक आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस। दूसरी पुस्तक आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस। और ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। हालांकि ये तो गुप्तकालीन पुस्तक है लेकिन विशाख दत्त में भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय एक और पुस्तक आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित, और ये डंडिन द्वारा लिखा गया था। डंडिन काफी महत्वपूर्ण है। डंडिन एक राजतरंगिणी जो कल्हन द्वारा लिखा गया था। ये 1200 ईस्वी में लिखा जाता है, लेकिन इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है। तो ये कुछ प्रमुख किताब है। एक किताब और आपको याद रखनी है, वो है इंडिका। इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और ये मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। तो इन सब से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये बात आपको ध्यान में विशेष रूप से रखनी है। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य में जो पढ़ने के लिए प्रमुख राजा हैं उनमें एक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। यह 321 से लेकर 297 बीसी तक शासन करता है। फिर इसका पुत्र बिंदुसार जो 297 बीसी से 273 बीसी तक शासन करता है। और तीसरा अशोक महान, जो 269 से 232 बीसी तक शासन करता है। इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी आते हैं जो लगभग 232 से 185 बीसी तक शासन करते हैं। और 185 बीसी के बाद मौर्योत्तर काल आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अगर महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो वह भारत का पहला सम्राट था। भारत का पहला सम्राट है। इस दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त मौर्य काफी महत्वपूर्ण है। इसने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। इसकी सीमा ईरान तक पहुंच गई थी। भारत को एक सूत्र में बांधने के साथ इसकी सीमा ईरान तक पहुंच गई थी। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखा है, इसमें इसे कुलहीन कहा गया है। मुद्रा राक्षस में इसे कुलहीन बताया गया है। ठीक है। इस जो उस समय जो नाम दिया गया था, यूनानी नाम, उसे नाम दिया गया था सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स नाम दिया गया था। और ये नाम विलियम जोन्स ने पहचाना है, जो आखिर इस सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य था। इस बात की जानकारी विलियम जोन्स देते हैं। जस्टिन कहता है कि इनकी सिकंदर से भेंट हुई थी। जस्टिन के अनुसार, जस्टिन बोलता है
जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट हुई थी, लेकिन इस बात से सहमति अन्य विद्वानों को नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी सेना भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खड़ी करी थी और यहाँ सिकंदर के आने के बाद इसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हरा करके फिर इसकी सेना लेकर मगध को हराता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोट्स जो नाम है वो यूनानियों द्वारा ही दिया गया था। चंद्रगुप्त फिर काफी युद्ध लड़ता है। सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सेल्यूकस जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था, इस सेल्यूकस से युद्ध 325 या नहीं 305 बीसी में होता है। सेल्यूकस से युद्ध इसका 305 बीसी में होता है और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजेता होता है और इसके फलस्वरूप यह ग्रीक राजकुमारी यानी यूनानी राजकुमारी हेलेना से विवाह करता है और मेगास्थनीज इसी के बाद हराने के बाद इसके मेगास्थनीज पटना आता है, पाटलिपुत्रा आता है और मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक का नाम हमने कहा है इंडिका है। इससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें भारत में 7 तरह के वर्ग होने की बात की गई थी, 7 तरह के वर्ग होने की बात की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में जाकर, जो दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला, जहाँ हमने पिछली क्लास में कहा था भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है, जहाँ 14 साल में मेला लगता है, इस श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु के साथ जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया और इसके लिए जो विधि थी वो थी संलेखना विधि। इसमें व्यक्ति अपना भूखा रहता है और फिर ध्यान करता है और एक समय के बाद उसकी जान चली जाती है। इस विधि को संलेखना विधि जैन में माना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त से संबंधित ये पॉइंट आपको याद में रखना है। फिर अगर बात करें बिंदुसार की, बिंदुसार से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। इसका यूनानी नाम था अमित्रोचेट्स, यानी जो मित्र न हो उसके लिए बहुत घातक है। अमित्र संहारक, शत्रुओं का नाश करने वाला, इसका यूनानी नाम है अमित्रोचेट्स। इसका जैन नाम सिंहसेन मिलता है। इसका जैन नाम है सिंहसेन। जो इस बिंदुसार की माँ थी उसका नाम था दुर्धरा, ये इसकी माँ थी। इसकी चर्चा जैन ग्रंथ में मिलती है। इसके शासनकाल में अशोक उज्जैन का गवर्नर था। अशोक इस समय उज्जैन का गवर्नर बनाया जाता है, उज्जैन का राज्यपाल बनाया जाता है। फिर इसने जो है सीरिया के शासक से 4 चीजें मांगी थी, 3 चीजें मांगी थी सीरिया के शासक से। इसने 3 चीजें मांगी थी। एक तो मांगी थी मीठी मदिरा, मीठी मदिरा। फिर मांगता है सूखी अंजीर, सूखी अंजीर, और मांगता है दार्शनिक, सोफिस्ट। तो उसे ये दार्शनिक नहीं दिया जाता है, बाकी सूखी अंजीर और मीठी मदिरा दे दिया जाता है। और बिंदुसार जो है, एक चीज और लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यह आजीवक समुदाय का मानने वाला था। आजीवक समुदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी, मक्खली गोशाल ने की थी। और ये आजीवक संप्रदाय माना जाता है जो जीवन में हर कुछ पहले से निश्चित है। तो ये मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, तो इन्हीं आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार। नेक्स्ट बात करें अशोक की, तो अशोक परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको काफी महत्वपूर्ण है, आपको विशेष रूप से इसको ध्यान देने की जरूरत है। अशोक परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये पहले कहाँ का गवर्नर था, तो आप बता चुके हैं, ये उज्जैन का पहले गवर्नर था। इसने 269 बीसी में राज्याभिषेक इसका हुआ, धारण किया। पहले ये शैव धर्म का उपासक रहता है और बाद में आगे चलकर ये बौद्ध बन जाता है, बौद्ध बन जाता है। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार इसके 100 भाई हैं, जिसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। हालांकि ये ध्यान रखेंगे, कलिंग युद्ध इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है और कलिंग युद्ध के बाद ये धम्म की शरण में चला जाता है, यानी बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ चंडाल अशोक से इसे महान अशोक के नाम मिल जाते हैं। इसके कई नाम हैं,
इसके अधिकांश अभिलेख में इसके लिए देवा नाम प्रिय शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्यारा। पुराणों में इसके लिए अशोक वर्धन शब्द का नाम मिलता है, अशोक वर्धन। और धर्म ग्रहण करने के बाद इसे महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है, महान अशोक। तो ये नाम इसके काफी महत्वपूर्ण है। जैसे देवा नाम प्रिय अशोक धारण करता है, वैसे ही ये उपाधि अशोक का पौत्र दशरथ भी धारण करता है। तो दशरथ और उसके दादा अशोक दोनों देवा नाम प्रिय उपाधि धारण करते हैं। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी। इस बौद्ध संगीति में अशोक भाग लेता है, जिसमें यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें यह अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया जाता है। 10 वर्ष बाद बोध गया जाता है। 8वें वर्ष बाद ये कलिंग युद्ध लड़ता है, जिसके बाद धम्म की शरण में जाता है। और 10 वर्ष बाद बोध गया जाता है। और बोध गया में 8वां शिलालेख के अनुसार ये वहाँ रुम्मिनदेई जाता है। और रुम्मिनदेई में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, वो जाने के बाद वहाँ पर कर को घटा देता है और 1/6 से घटाकर कर को 1/8 कर देता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रुम्मिनदेई में ये कर को घटाता है, टैक्स को घटाता है। यात्रा के क्रम की बात करी जाए तो ये सबसे पहले लुम्बिनी की यात्रा करता है। लुम्बिनी के बाद यह कपिलवस्तु जाता है, कपिलवस्तु के बाद यह बोध गया जाता है। बोध गया के बाद यह सारनाथ जाता है। सारनाथ के बाद यह कुशीनगर जाता है। और कुशीनगर के बाद यह श्रावस्ती की यात्रा करता है। तो इस तरीके से इसने काफ़ी यात्राएं की हैं। इसकी अभिलेख से लेकर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं, पाकिस्तान से मिला है और भारत से मिला है। तीनों जगहों से इसके अभिलेख मिले हैं। इससे इसकी नीतियों के बारे में पता चलता है। इसका जो बृहत शिलालेख है, जो बड़े बड़े शिलालेख हैं, पत्थरों पर लिखे गए जो इंस्क्रिप्शन है, बृहत शिलालेख हैं, वो 8 विभिन्न जगहों से मिले हैं। बृहत शिलालेख इसकी 8 जगह से मिले हैं। और ये है क्या? तो ये अपने आप में 14 लेखों का समूह है। जैसे बात करें तो एक पत्थर पे, एक कोई पत्थर है बड़ा सा, इस पत्थर पे एक एक करके 14 लेख इस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसे 4 लेख हुआ, इस तरीके से 14 लेख मिले हैं एक पत्थर पे। और ऐसे ऐसे कितने हैं? तो 8 है। तो बृहत शिलालेखों की संख्या 8 है। और बृहत शिलालेख पर लेखों की संख्या कितनी है? तो ये 14 लेखों का समूह है। ये 8 जगह कहाँ कहाँ से मिला है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न के लिहाज से, जिसको आपको जानना है। जो ये कौन से 8 जगह है जहाँ से ये 8 शिलालेख मिले हैं। एक मिला है आपका शहबाजगढ़ी, जो आपके पाकिस्तान में है। दूसरा है आपका मानसेहरा, ये भी आपके पाकिस्तान में है। तीसरा कालसी, जो उत्तराखंड में है। चौथा गिरनार, जो आपके गुजरात में है। चौथा धौली और जौगढ़, 5वां धौली और जौगढ़, ये दोनों उड़ीसा से मिले हैं आपके, ये दोनों आपके उड़ीसा से मिले हैं। 7वां एर्राकुडी, जो आपके आंध्र प्रदेश में है। और 7वां सुपारा, जो कि महाराष्ट्र में है। तो गिरनार गुजरात, कालसी उत्तराखंड, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान। ये 8 जगहों से इस तरीके से ये लेख मिले हैं, जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बृहत शिलालेख थे। लघु शिलालेख भी अलग अलग जगहों से मिले हैं। फिर एक स्तंभ लेख मिला है। स्तंभ लेख का मतलब है पिलर है और उस पिलर पर लेख लिखवाए गए हैं। तो स्तंभ लेख, एक पिलर पर जो लेखों की संख्या है
वो लेखों की संख्या है 7। 7 और ये मिले हैं 6 जगहों से, 6 जगह से प्राप्त हुए हैं। लेखों की संख्या कितनी है? 7 और मिले हैं 6 जगह से। तो ये 6 जगह कौन कौन है? तो एक तो है आपका दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। ये पहले था आपका सहारनपुर में और इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा उठा करके दिल्ली लाया गया, तो दिल्ली टोपरा। दूसरा है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। ये पहले मेरठ में था और बाद में एफएसटी ने इसको फिर से दिल्ली ले आया। तीसरा है लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज और ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। चौथा है लौरिया नंदन, लौरिया नंदन, ये भी पश्चिम चंपारण बिहार में है। छठा है रामपुरवा, रामपुरवा और ये भी आपके बिहार में पश्चिम चंपारण में है, ये भी बिहार में, ये भी बिहार में पश्चिम चंपारण में। और लास्ट जो है वो है प्रयाग में। ये पहले कौशाम्बी में था और बाद में अकबर ने इसे प्रयागराज किले में के अंदर रखवा दिया है। इस पर प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा हुआ है, इस पर जहांगीर के अभिलेख भी लिखे गए हैं। तो ये प्रयाग में, ये स्तंभ लेख यहाँ पे है। लघु स्तंभों की बात करी जाए तो कुछ कुछ छोटे छोटे स्तंभ भी छोटे पिलर पर भी मिले हैं, जो सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मिनदेई ये सबसे मिले हैं। सबसे छोटा अगर स्तंभ की बात की जाए तो वो है रुम्मिनदेई, ये सबसे छोटा पिलर पे लिखा गया है। और सबसे बड़ी पिलर की बात करें तो सबसे लंबा 7वां वाला है। अशोक स्वयं को सम्राट की कहने की बात, स्वयं को सम्राट, स्वयं को सम्राट ये कहता है भाब्रू स्तंभ में, भाब्रू स्तंभ लेख में ये बात कहता है स्वयं को सम्राट। इसका नाम 4 लेख में मिलता है, 4 जगह के लेख में मिलता है। एक है गुर्जरा, फिर नेतूर, फिर उड़े गोलम और मास्की। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगोलम में यह स्वयं अपना नाम बताता है और स्वयं को अशोक कहता है। बाकी जगह पर इसका नाम देवानाम प्रिय की बात मिलती है। अशोक के अगर अभिलेखों की भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि की बात करी जाए तो इसकी लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि, लिपि अलग चीज है, जैसे देवनागरी लिपि हिंदी में भी बात की जा रही है जबकि भाषा हिंदी है, वैसे ही लिपि ब्राह्मी है, ये लिपि है। जबकि भाषा की बात करी जाए तो भाषा प्राकृत थी। भाषा क्या थी इसकी? प्राकृत थी। अधिकांश अभिलेखों के साथ ये बातें की गई है। अन्य कुछ अभिलेखों में इसने यूनानी लिपि का भी पालन किया है, इसी तरीके से आरामाइक लिपि का भी पालन किया है और इसी तरीके से खरोष्ठी लिपि का भी पालन किया है। लेकिन इसकी मुख्यतः भाषा ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा थी। ठीक है, भाषा इस तरीके से यहाँ पे है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश फिरोज शाह तुगलक के काल में की गई थी, लेकिन सफलता मिली 1837 में जेम्स प्रिंसेप अंग्रेजों को। ठीक है, अगर बात करें तो देवानाम प्रिय की उपाधि श्रीलंका का एक राजा तिस्य भी लगाता है। तिस्य ये भी देवानाम प्रिय का उपाधि लगाता है। इसीलिए 3 व्यक्ति यहाँ पे हो गए जो देवानाम प्रिय की उपाधि लगाते हैं। एक अशोक स्वयं, दूसरा दशरथ जो इसका पौत्र था और तीसरा तिस्य जो श्रीलंका का राजा है, श्रीलंका का राजा है। ये भी इस तरीके की उपाधि लगाता है। अशोक ने अपने किसी भी अभिलेखों में यह सूचना नहीं दी है कि इसके समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अशोक पहला ऐसा शासक है जिसने जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास किया।
इसने कलिंग युद्ध के 2.5 वर्षों बाद अपने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इसने अपना धम्म चलाने की भी कोशिश की। इस धम्म में सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें शामिल थी, जैसे माता पिता की आज्ञा करना, सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी प्रयास करता है और वो इसके लिए विदेशों से भी संबंध बनाता है और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। इसका पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध थे। सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फ, मकदूनिया का राजा एंटिगोनस कुनाटास, इन सबों से इसकी अच्छी संबंध थी। इसने अपने पुत्र महेंद्र और महेंद्र के अलावा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। इसने भारत और म्यांमार के साथ भी संबंध था। इसने अपने पुत्र असोन और उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए म्यांमार में भेजा था। नेपाल में उसने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह किया था और नेपाल में कई यात्रा भी किया और वहाँ स्तूप की स्थापना भी करवाया है। भारत और नेपाल में इसने एक निगाली सागर स्तूप है, उस निगाली सागर स्तूप का जीर्णोद्धार भी करवाया। रोमिनदेई में इसने अपने यहाँ पे कर को घटा ही दिया था। तो ये यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें तो अशोक के बाद इसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए थे। अशोक के उत्तराधिकारी काफी कमजोर थे और इसकी मृत्यु के बाद केवल 50 वर्षों के अंतर ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट लिया। एक उज्जैन और दूसरा पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्रा में इसके पौत्र दशरथ ने शासन किया, जो एक अच्छा राजा हुआ, और उज्जैन में इसका पौत्र संप्रति ने शासन किया। इसने भी कुछ हद तक चीजों को संभालने की कोशिश करी। संप्रति ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जबकि दशरथ बौद्ध धर्म के संरक्षण के साथ आगे बढ़ रहा था। कालांतर में दशरथ के बाद आने वाले उत्तराधिकारी बृहदर्थ की हत्या बनारस के गवर्नर पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखती है। और इधर संप्रति वाले राज्यों का यहाँ पे कई विदेशी शासक आ जाते हैं, क्योंकि विदेशों से लोग भी यहाँ पे अपनी बात करने, यहाँ पे अपनी कब्जा जमाना चाहते थे। तो इसके भारत में कुछ देशी राज्य और कुछ विदेशी राज्य उठकर खड़े होते हैं, यानी आधे भारत में इस तरीके से देशी राज्य और आधे भारत में विदेशी राज्य आते हैं, जिसे हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, जिसे इतिहास में हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। इन देशी शासकों में सबसे पहले शुंग वंश, इसके बाद कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश, चेदी वंश, संगम वंश महत्वपूर्ण है। विदेशी वंशों में हिंद यूनानी, जिसे हिंद यवन, दूसरा शक, तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण प्रमुख रूप से आते हैं सामने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व करते हैं। सातवाहन सिमुक के द्वारा स्थापित किया गया था। चेदी वंश का सबसे प्रमुख राजा महामेघवाहन था, जबकि संगम वंश में 3 राज्य यहाँ पे आते हैं, जिसमें एक चोल, दूसरा चेर और तीसरा पांड्य राजा थे। हिंद यवन इस तरीके से विदेशी से आते हैं, जो लोग अशोक के समय ही, सिकंदर के समय से ही
भारत पर शासन करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों के होते हुए नहीं आ पा रहे थे। वो एक बार फिर से हिंदी यवन भारत में अपनी महत्वाकांक्षा लिए आते हैं। फिर शक आते हैं, इसके बाद पल्लव आते हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण राजा गुंडो फर्नेस था। शकों का सबसे महत्वपूर्ण राजा एक गिरनार अभिलेख वाला रुद्रदामन था। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण राजा कनिष्क के रूप में सामने आते हैं। भारत में पहली बार सिक्का चलाने के लिए जो इसमें श्रेय दिया जाता है वो हिंद यवन को दिया जाता है सोने के सिक्का के लिए। तो ये सब पॉइंट इसमें कुछ महत्वपूर्ण आ जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें आता है, और इसमें एक दो प्रश्न आपको मौर्य साम्राज्य से और ध्यान रखना है, जिसके बाद आपको मौर्योत्तर काल के कुछ पॉइंट को भी बताते हैं। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड एक दो पॉइंट के तौर पर आप ये जान सकते हैं कि चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी का बना था, पटना में था। इस समय जो है चंद्रगुप्त के लकड़ी के पत्थर की बात के अलावा अगर बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ एक सांकेतिक रूप से अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक पहुंचाया, और इसने सांस्कृतिक बढ़त हासिल की। इसने सांस्कृतिक बढ़त को हासिल किया, और इसी के परिणाम स्वरूप न केवल भारत बल्कि म्यांमार, अशोक, श्रीलंका और चीन जैसे काफ़ी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व बढ़ा और बौद्ध धर्म फला फूला। अशोक ने कई गुफाओं का निर्माण भी कराया था। बराबर की पहाड़ी पर इसके द्वारा बनाए गए कुछ गुफाएं हैं। सुदामा बराबर की पहाड़ी झारखंड में इसने कई गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चौपर प्रमुख हैं। और इसने ये आजीवक समुदायों को दान में दे दिया। इसके पुत्र दशरथ द्वारा बात करी जाए तो दशरथ ने भी नागा अर्जुनी पहाड़ी पर कई गुफाओं का निर्माण कराया। नागा अर्जुनी की पहाड़ी पर इसने कई सारे गुफाओं का निर्माण कराया। इसमें बहियका, बर्थिका और गोपिका बहुत प्रमुख थे। सबसे प्रमुख हैं गोपिका। अशोक का जो अभिलेख है वो कला के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस पर शीर्ष पर एक जानवर बैठा हुआ गया है। शीर्ष पर एक जानवर यहाँ पर बैठाया गया है। शीर्ष पर एक जानवर इस तरीके से यहाँ पर बैठाया गया है। इसके नीचे एक पट्टी पर एक चक्र का निर्माण किया गया है, चक्र। और इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से उल्टा घंटा का निर्माण किया गया है। उल्टा घंटा इस तरीके से यहाँ पे निर्मित की गए हैं, और इस तरीके से एक पिलर बनाया गया है। इस तरीके से एक पिलर बनाया गया है। यह पिलर एकास्म पॉलिश चित्तीदार बलुआ पत्थर का बनाया गया है, और इसी पर यहाँ पे लेख लिखवाए गए हैं। ठीक है। इस चक्र वाले पे 4 चक्र, बैल, हाथी, शेर, घोड़ा ये सब है। इसे कमल या घंटा माना जा सकता है, और ये पीठिका है इस तरीके से। और यहाँ शीर्ष पर जो जानवर है वो है सिंह है। तो इस तरीके से इसमें अशोक का अभिलेख भी काफी महत्वपूर्ण है।
तो ये आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको आपको इसने इस क्रैश कोर्स में देखा है। अब मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को आपको देखना है, जिससे हम लोग देखने के साथ मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर तीनों की बात करेंगे। इसमें गुप्त वंश और हर्षवर्धन जिसकी जानकारी जाननी आपकी शेष है। चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।